नमस्कार दोस्तों, आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे लवणीय व क्षारीय मृदाओं में सुधार। है ना। पिछले जो लेक्चर्स हमने लिए थे उनके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से लवणीय मिट्टी बनती है, किस प्रकार से क्षारीय मिट्टी बनती है ना। इन मृदाओं के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं किस प्रकार से बनती है। आज हम इस लेक्चर में लेंगे कि जो लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती है उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। उन मिट्टियों को सुधारने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने की 3 विधियां होती है। एक तो है भौतिक विधियां, है ना। भौतिक विधियां जो कि भौतिक साधनों के द्वारा संपन्न होती है। तो पहले तो हम लेते हैं भौतिक विधियों के बारे में। भौतिक विधियां कौन कौन सी है। मृदा की, ध्यान देना, भौतिक विधियों से लवणीय व क्षारीय मृदाओं को निम्न प्रकार से सुधारा जा सकता है। अगर मिट्टी लवणीय हो गई तो उसको हम किस प्रकार से सुधारेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं भौतिक विधियों के अंदर। सबसे पहले है मृदा की ऊपरी सतह को खुरचकर, यानी जो खेत होता है उस खेत के अंदर जो ऊपर की मिट्टी होती है वो लवणीय मिट्टी होती है। उस लवणीय मिट्टी को हम खुरेच कर, है ना, इस जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उस पूरी ऊपरी सतह को हटा दें। मिट्टी की पूरी ऊपरी सतह को हम हटा दें तो ऊपरी सतह के लवण होते हैं वो उस मिट्टी में से दूर हो जाएंगे। यानी मृदा की ऊपरी सतह को हटाकर अनावश्यक कोई जगह है, कोई खेत है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि नहीं होती है तो वहाँ पर उस मिट्टी को डाल दिया जाता है। तो पहली भौतिक विधि सिंपल सी है, मृदा की ऊपरी सतह को खुरेचकर मृदा की लवणता दूर की जा सकती है, क्योंकि ऊपरी सतह में लवणों की मात्रा अधिक होती है। भाई ऊपरी सतह से ही पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी चला जाता है और लवण ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऊपरी सतह को खुरेचकर हम मृदा की लवणीयता को दूर कर सकते हैं। दूसरा है निक्षालन। निक्षालन में क्या होता है, खेत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी भर देते हैं। खेत में अधिक मात्रा में पानी भर देंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर जो लवण होते हैं वो सारे लवण उस पानी के अंदर घुल जाएंगे और पानी के अंदर घुलने के बाद में मिट्टी जैसे ही पानी को सोखेगी, यानी पानी है वो मिट्टी की गहराई में जाएगा तो मिट्टी की गहराई के अंदर सारे लवणों को ले जाएगा, है ना। यानी लवणीय मिट्टी है, उस लवणीय मिट्टी वाला जो खेत है उसको हम पानी से भर देते हैं। पानी से भर देंगे तो जो मृदा की ऊपरी सतह पर लवण होते हैं वो सारे पानी में घुल जाएंगे। अब जैसे जैसे मिट्टी पानी को सोखेगी वैसे वैसे वो पानी में विले लवण भी पानी के साथ मिट्टी के नीचे, यानी नीचे के जो संस्तर होते हैं मिट्टी के, उनके अंदर पहुंच जाता है। तो ध्यान देना, इस क्रिया में लवणों को जल में विलय करके पादप जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है। यानी इतना पानी भरते हैं कि जो लवण है वो पानी के साथ साथ उस स्थान पर पहुंच जाए जहां तक पादप की जड़ें नहीं पहुंच पाए, है ना। जैसे माना कोई जौ की फसल है तो उसकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इतना पानी भरे कि सारे लवण 5 10 15 20 सेंटीमीटर नीचे तक चले जाए। यानी पादप की जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाए ना वहाँ तक लवण चले जाए, जिससे उन लवणों का पादप के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। निक्षालन हेतु जितने जल की आवश्यकता होती है उसे निक्षालन मांग कहते हैं। निक्षालन मांग जल की वह मात्रा है जो लवण को जड़ क्षेत्र से नीचे रखने के लिए आवश्यक होती है। फिर देखना, इस क्रिया में लवणों को जल में विलय करके पादप जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है, जिससे लवणों का पादप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। निक्षालन हेतु जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम निक्षालन मांग कहते हैं। निक्षालन मांग जल की वह मात्रा है जो लवणों को जड़ क्षेत्र से नीचे रखने के लिए आवश्यक होती है। एक होता है खाई खोदकर। खाई खोदकर क्या होता है, जैसे ये एक खेत है, ये पूरा एक खेत है ना। अब यहाँ पर हम खाई खोदें, एक गहरा खड्डा खोद दें और इस खड्डे की जो मिट्टी है वो इस मेड पर डाल दें, डोले, है ना, मेड पे डाल दें। खड्डा हो गया, यहाँ पे खड्डे की माटी हमने इस मेड के ऊपर डाल दी। अब क्या करेंगे, इसके पास में ही एक और खड्डा करेंगे, ये इस खड्डे की मिट्टी है वो इसमें डालेंगे।
एक खड्डा किया था उसकी मिट्टी मेड पे, फिर दूसरे खड्डे की मिट्टी है वो प्रथम खड्डे में, फिर एक और खड्डा करेंगे इसकी मिट्टी इसमें। तो जो ऊपरी लवणीय मिट्टी होती है वो तो नीचे रह जाएगी, नीचे की जो बिना लवणीय मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, है ना। यानी मिट्टी है वो पलट जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, फिर एक खड्डा। तो पूरे खेत के अंदर यही प्रक्रिया चलाते हैं। एक प्रथम खड्डा होता है उसकी मिट्टी को तो मेड के ऊपर डाल देते हैं, इसके बाद में जितने भी हम खड्डे खोदते जाएंगे उनकी मिट्टी पहले वाले खड्डे में डालते जाएंगे, जिससे कि पूरे खेत के अंदर क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी है वो तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाएगी। लेकिन इस विधि के अंदर क्या होता है, ये एक तो बहुत ही महंगी, बहुत ही मेहनत और बहुत ही खर्चीली विधि है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता या ना के बराबर किया जाता है। भाई हम देख सकते हैं पूरे खेत में मिट्टी को पलटना, यानी एक गड्ढा करके उस गड्ढे की मिट्टी को तो मेड़ पे डालना, फिर दूसरे गड्ढे की मिट्टी को, दूसरे गड्ढे की मिट्टी को प्रथम गड्ढे में, फिर तीसरे की दूसरे में, इस प्रकार से एक गड्ढे की मिट्टी को दूसरे गड्ढे में पूरे खेत के अंदर ये प्रक्रिया चलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता भी होती है। ध्यान देना, पढ़ रहा हूँ मैं, विधि को समझना। इस विधि में थोड़ी दूर पर खाइयाँ खोदते हैं जिनकी चौड़ाई और गहराई समान होती है। खेत में प्रथम खाई की मिट्टी को मेड पर डाल देते हैं, दूसरी खाई की मिट्टी को प्रथम खाई में भरते हैं, इसी प्रकार तीसरी खाई की मिट्टी को दूसरी खाई में भरते हैं। यह कार्य पूरे खेत में किया जाता है, जिससे क्या होगा, पूरे खेत में अगर ये कार्य करेंगे तो ऊपरी लवणीय मिट्टी नीचे चली जाएगी, जो ऊपरी लवणीय मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। फिर है 4th नंबर पे है विले लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। वही बात फिर से रिपीट होती है कि पानी को पूरे खेत में भर लेंगे पहले तो, है ना। अब मिट्टी पानी को सोखे इसका इंतजार नहीं करेंगे, पूरे खेत में पानी भर के एक दिन रहने देंगे, जिससे कि जो सारे लवण है वो पानी में घुल जाए। फिर उस पानी को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है ना। यानी मिट्टी के सारे लवणों को पानी में घोल लेंगे, यानी खेत में पानी भर देंगे और फिर उस पानी को उस खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पानी के अंदर सारे लवण है वो घुल जाते हैं, तो पानी के साथ वो लवण भी बहकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये लवणीय मिट्टी के सुधारने की 4th विधि है ना। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर लिया जाता है, जिससे कि सारे विले लवण पानी में घुल जाते हैं और इस पानी को फिर खेत से बाहर बहा दिया जाता है, जिससे कि अधिकांश मैक्सिमम लवण होते हैं वो पानी के साथ बहकर मिट्टी से बाहर चले जाते हैं। फिर है जल निकास के द्वारा। ये भी बहुत महंगी विधि है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, खेत में छोटी छोटी नालियाँ बनाई दी जाती है और इन नालियों में टाइल्स लगा दी जाती है। अब खेत में जो पानी, जैसे सिंचाई करते हैं तो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर सोखेगी मिट्टी, और मिट्टी के अंदर सोखने के बाद में धीरे धीरे उन जो टाइल्स लगी हुई नालियां हैं उनके अंदर चला जाएगा, और पानी के साथ साथ लवण भी उन नालियों के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर उन नालियों के अंदर पानी के साथ बहता हुआ लवण खेत से बाहर चला जाता है। सिंपल सी विधि है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी खेत में हम एक गड्ढा कर देते हैं तो आसपास का पानी उस गड्ढे में भरने लगता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है ना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारे गड्ढे बनाकर बहुत सारी नालियाँ बना दी जाती है, जिससे जो मिट्टी के अंदर लवण है वो पानी के अंदर घुलकर जैसे ही उन नालियों में पहुंचता है, नालियों के माध्यम से खेत से बाहर निकल जाता है। सिंपल सी विधि है, रीडिंग लगाने की आवश्यकता है इसके अंदर, है ना। ये तो थी भौतिक विधियां, यानी लवणीय मिट्टी को सुधारने की भौतिक विधियां। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों से हम किस प्रकार से जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी है उसको सुधार सकते हैं। दोस्तों, रासायनिक विधियों को हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को बार बार देखिए तथा नोट्स कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।